गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल GS स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं 2 दिन हो गया वीडियो बनाए हुए, तो कॉपीराइट का मामला आ गया था दोस्तों, जिस वजह से वीडियो आप लोग तक नहीं पहुंच पा रही थी। पर एक नीतीश जी हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि सर आप मुझे व्हाट्सअप नंबर दीजिए, मैं डेली का जो न्यूज़पेपर है आपको सेंड कर दिया करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। तो चलते हैं दोस्तों आगे, एक बार फिर बात करते हैं वक्त की नब्ज़ के बारे में, जिसे लिखा है तवलीन सिंह जी ने। और आज का जो कंटेंट है वो है आज़ादी के इस जश्न में। तो आज़ादी के इस जश्न में क्या, इस पे चर्चा करने की आवश्यकता है और बात करेंगे आज। ये देखिए लिखा है कि फिर स्वतंत्रता दिवस आया, सो फिर हिसाब करने का समय आ गया। प्रधानमंत्री तो करते ही हैं लाल किले की प्राचीर से अपनी सरकार की उपलब्धियों का हिसाब, लेकिन शायद उनकी नज़र में जो विशेष उपलब्धियां रहीं गुजरे साल में भी उपलब्धियां नहीं हैं। हम आप जैसे भारतीय नागरिकों की नज़रों में यह सच है कि बहुत परिवर्तन आया है गए वर्ष से में, लेकिन क्या यह परिवर्तन वही है जिसके आने से भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकेगा। पिछले 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल शुरू ही हुआ था। बड़ी आशाओं से देश के मतदाताओं ने उनको दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया था। सबसे बड़ी आशा यह थी कि मोदी को जिताकर उनके जीवन में वह आर्थिक परिवर्तन आएगा जिसका सपना भारत का हर नागरिक देखता है। जहाँ भी मैं गई थी 2019 के चुनाव अभियान के दौरान, मुझे मिले सिर्फ ऐसे लोग जिन्होंने आर्थिक मुद्दे उठाए। इनमें बेरोजगार सबसे ऊपर था। राम मंदिर का जिक्र तब तक मुझे किसी ने नहीं किया, न कश्मीर का, न नागरिकता कानून बदलाव लाने का। फिर भी मोदी ने अपने दूसरे दौर में आर्थिक मुद्दों को ताक पर रखकर अपना पूरा ध्यान दिया है उन मुद्दों पर जिनको राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ दशकों से उठाता आया। तो देख सकते हैं तवलीन सिंह जो है उनका सीधे सीधे बीजेपी के ऊपर ये आरोप है मित्रों कि जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए हमारे देश में रोज़गार होनी चाहिए, जो चीज़ें ज़्यादातर आर्थिक चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। पर ऐसा न करके जो सबसे ज़्यादा RSS वालों के लिए जो पहली प्राथमिकता होती है राम मंदिर निर्माण, कश्मीर की बात हो, तो ऐसे में सबसे पहले जो है बीजेपी वही काम करती है। पिछले 15 अगस्त से 10 दिन पहले मोदी सरकार ने लोकसभा में कानून पारित करके अनुच्छेद 370 का इतिहास के कूड़ेदान में फेंक डाला और साथ में जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए। मैं मानती हूँ कि इस धारा के होते हुए कश्मीर घाटी में अलगाववादियों की संख्या बढ़ती ही गई पिछले 3 दशकों में। लेकिन इसको जिस तरह हटाया गया उससे ऐसा लगा कि मोदी सरकार ने अपने अगले कदम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। विकास और परिवर्तन के बदले कश्मीर घाटी को एक पूरा साल कर्फ्यू में रखा गया ताकि विरोध का प्रयास न हो। मोदी के समर्थक कहते हैं कि बहुत विकास हुआ है पिछले वर्ष घाटी के अंदर, लेकिन कश्मीर में रहने वाले लोग कहते हैं कि गुर्बत बढ़ी है, इसलिए कि कोविड के आने से पहले ही पर्यटकों ने कश्मीर जाना बंद कर दिया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद नागरिकता कानून में ऐसा संशोधन लाया गया जिसके आने से पूरे देश के मुसलमानों को लगा कि उनको दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास हो रहा है। विरोध शुरू हुआ देश में और कट्टरपंथी हिंदुत्ववादियों के हौसले इतने बुलंद हुए कि खुलकर टीवी और सोशल मीडिया पर आज नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। उधर बंगलुरु में पिछले सप्ताह कट्टरपंथी मुसलमानों ने पुलिस थानों पर हल्ला बोला। हिंसा इतनी भड़की कि पुलिस की गोलियों से 3 लोगों ने जान गंवाई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी चर्चाओं में बेझिझक कहने लगे कि जिहादियों को अगर समर्थन न मिलता हिंदू चंदों का तो हिंसा न फैलती। फैसला कौन करेगा कि जयचंद कौन है और जिहादी कौन है। तो इसमें बताया गया है कि देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो गद्दार हैं, जिनकी तुलना जयचंद के माध्यम से की गई है। तो दोस्तों आज जो सबसे बड़ी लड़ाई है, हमें अपने शत्रु देश से नहीं लड़ना है। हमारे देश के ही अंदर कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं, ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो पूरी तरह से समर्थन और पराश्रय देते हैं चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों को, वहाँ के लोगों को, जिहादियों को, नफरत फैलाने वालों को। तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? कहने का मतलब यह कि गए वर्ष के बारे में जब इतिहासकार लिखेंगे तो यही कहेंगे कि इस साल में परिवर्तन यही आया भारत में कि भाईचारा तकरीबन समाप्त कर दिया गया हिंदू और मुसलमानों के बीच। इस माहौल में शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने स्वयं अयोध्या में भव्य राम मंदिर का। मंदिर बन सकता था प्रतीक भाईचारे का, लेकिन
इतने बुरे दिनों में रखी गई, इसकी उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी। तो मैं एक चीज़ बता दूं, व्यक्तिगत रूप से जो मैंने महसूस किया है, मुझे नहीं लगता कि राम मंदिर निर्माण की वजह से हिंदू मुसलमानों के बीच में किसी प्रकार की कमी आई हो, उनके बीच दूरियां बढ़ी हों, क्योंकि जितनी शांतिप्रिय ढंग से इतने बड़े विवादास्पद घटना को मोदी जी के नीतियों के द्वारा इसे सुलझा दिया गया, वहाँ पे मंदिर निर्माण कर दिया गया। कभी कभार मैं महसूस करता था कि यदि कभी ऐसा अवसर आया वहाँ पे मंदिर बनेगा तो क्या हाल होगा, भारत का नज़ारा क्या होगा। पूरे अयोध्या में हर घर में 10 पुलिस वाले, 10 नौजवान खड़े होंगे। पर दोस्तों एक कल्पना रह गई, और किस कूटनीति के माध्यम से उन्होंने विजय हासिल की आप लोगों ने देखा। तो जो वास्तविकता उसको आप एक्सेप्ट करिए। हर एक इंसान गलत है, ये अपने दिमाग में रख लीजिए, ये दिमाग में बना के रखिए। हर इंसान के अंदर कमियां हैं, हर इंसान गलत है। बस फ़र्क ये है कि आप थोड़े कम हैं, सामने वाला ज़्यादा है, और लोग प्राथमिकता देते हैं जो कम है, उसके साथ लोग समझौता कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, पर जो ज़्यादा गलत है उसके साथ नहीं। और इंसान तो सब गलत है, कोई कम है तो कोई ज़्यादा है। रही बात रोजगार और अन्य आर्थिक मुद्दों की, तो कोविड के आने से पहले ही अर्थव्यवस्था पर दिखने लगे थे मंदी के काले बादल। अब जब पूरी दुनिया में छा गए हैं तो भारत में क्यों न और बेघने हो जाएं। रोजगार बढ़ने के बदले बेरोजगार हुए हैं करोड़ों प्रवासी मजदूर, जो वापस अपने गांव लौट आए हैं, इसलिए कि बड़े महानगरों में रोजगार के अवसर सिकुड़ कर रह गए हैं। सो परिवर्तन तो लोग ला कर दिखाया है मोदी ने, लेकिन वैसा नहीं जिससे देश में समृद्धि आ सके। आर्थिक कठिनाइयों और कोविड से जूझ ही रहे थे कि हमने चीन ने लद्दाख में आक्रमण कर दिया, और आज भी चीनी सैनिक हमारे सरजमीन पर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री के समर्थक बेशक मानते हो कि पिछले 15 अगस्त के बाद भारत ने बहुत प्रगति की है, बेशक मानते हो कि राम मंदिर की नींव रखकर मोदी ने इतिहास के जख्मों पर मलहम लगाई है, लेकिन यथार्थ यह है कि गया वर्ष जितना बुरा गुजरा है, शायद ही इतना बुरा कोई दूसरा वर्ष गुजरा होगा भारत के लिए। मायूसी इतनी दिखती है चारों दिशाओं में कि स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाना मुश्किल रहा है इस देश के वासियों के लिए। तिरंगा ज़रूर चढ़ाया है हमने अपनी छतों पर, लेकिन दिल में मायूसी रखकर इस स्वतंत्रता दिवस पर निजी तौर पर मेरी एक ही कामना है कि अगले 15 अगस्त से पहले हमको थोड़े अच्छे दिन दिखने लगें। कम से कम इतना तो हो जाए आने वाले वर्ष में कि कोविड लोगों की दुनिया से जाते देख सकें, ताकि अर्थव्यवस्था का असलियत हम देख सकें। इतना बदल गया है समय कि यकीन करना मुश्किल है कि पिछले 15 अगस्त को मैं राष्ट्रपति भवन में थी और स्वतंत्रता दिवस के उस बड़े जलसे में मेहमान थी जिसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अलावा आमंत्रित होती हैं देश की बड़ी हस्तियां। यकीन करना मुश्किल है कि कभी 15 अगस्त ऐसे भी गुजारा करते थे हम। अपने दूसरे दौर में मोदी ने परिवर्तन तो ला कर दिखाया, लेकिन विकास का वादा तभी पूरा होगा जब नफरत और तनाव की इस माहौल की समाप्ति होगी। तो तवलीन सिंह देख सकते हैं इस लेख के माध्यम से कह रही हैं, देखिए जो विकास की बात हो रही है, जो आज़ादी की बात हो रही है, ठीक है जश्न में डूबिए आप लोग, पर जो मेन समस्याएँ हैं जो देश से जुड़ी हुई हैं और ये लंबे अंतराल तक जुड़ी रहेंगी यदि इस पर किसी प्रकार की नीति नहीं लाई गई। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।